जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का। विषय का नाम है हिस्ट्री और हिस्ट्री की एक बुक है पॉपुलर कल्चर। जी हाँ, लोकप्रिय संस्कृति। आज हम उसी से संबंधित एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चैप्टर का नाम है खाद्य संस्कृति। जी हाँ, चैप्टर का नाम है खाद्य संस्कृति। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को 3 पार्टों में बांटा गया है, पर मैं आपके लिए एक ही वीडियो में तीनों पार्टों को लेके आया हूँ, तो चैनल पे बने रहिए। इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि खाद्य संस्कृति होता क्या है। खाद्य का अर्थ होता है खाना पीना और खाने की चीज़ें। संस्कृति का अर्थ है, खाद्य संस्कृति का अर्थ है जो चीज़ें हम अपने संस्कृति के द्वारा खाने पीने के लिए अपनाते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पंजाब में अलग खाद्य संस्कृति है, अब बिहार में अलग उनका फूड है, और जम्मू कश्मीर का फूड अलग है, और राजस्थान का फूड अलग है, साउथ इंडिया का फूड अलग है। तो भारत में सभी क्षेत्र में अलग अलग फूड, अलग अलग व्यंजनों की बात की जाती है। तो इसीलिए इस चैप्टर के बारे में आज हम यही पढ़ते हैं कि खाद्य संस्कृति क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम खाद्य संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पे शब्द व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है खान पान की चीज़ें, विभिन्न प्रकार के खान पान के व्यंजन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, भोजन के बारे में, खाने के बारे में, साथ के साथ उपभोग की संस्कृति। पहला पॉइंट है जो व्यंजन, फिर है खाना और भोजन, थर्ड पॉइंट है उपभोग की संस्कृतियाँ। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जिसको व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। जब भी हम व्यंजन की बात करते हैं, हम यहाँ पे ये जान सकते हैं कि जब भी आपके कोई फ्रेंड, आपका कोई मित्र या परिवार में कोई भी आपको भोजन पे आमंत्रित करता है, बुलाता है, तो वो आपसे पूछता है कि भाई आप कौन सा आप किस प्रकार का व्यंजन खाना पसंद करोगे, आप किस प्रकार के भोजन खाने पसंद करोगे। तो जब भी व्यंजन की बात आती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है कि भाई चलो अब भोजन आएगा। लेकिन भोजन कौन से प्रकार का, भारतीय प्रकार का भोजन होगा, यूरोपियन प्रकार का होगा, या फिर चाइनीज़ प्रकार का। हम सभी या तो भारतीय भोजन को अधिक महत्व देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सी फूड खाते हैं, चाइनीज़ फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ यूरोपियन फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो व्यंजन होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, या वो भारतीय हो सकता है, यूरोपियन हो सकता है, या फिर वो चाइनीज़ भी हो सकता है। जब भी कभी खाने की बात आती है तो इन्हीं व्यंजनों की होती है बात। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो भारतीय जो भोजन है या भारतीय जो व्यंजन है वो यूरोपियन व्यंजन या और चीनी व्यंजन के मुकाबले में कम विकसित हुआ है। जी हाँ, शुरुआत में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत के इतिहास में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जो भारत के भोजन की क्वालिटी या भारत के भोजन के स्वादिष्ट चीज़ को बता सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जो कि खाने की रेसिपी को बताती हो कि अगर आपको कोई भी व्यंजन बनाना है तो पहले उसमें ये चीज़ मतलब यूज़ करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ऐसी कोई भी पुस्तक देखने को नहीं मिलती। जब से लेखन कला का शुरुआत हुआ है ना, लेखन कला की शुरू होने से अब क्या हुआ, प्रिंटिंग, अब प्रेस की स्थापना होगी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होने से, लेखन कला की स्थापना होने से अब लोगों ने अपनी संस्कृति को फैलाना शुरू करा। लोगों ने अपनी जब संस्कृति को फैलाया तो वो सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक स्तर तक वह लेखन कला नहीं रह गई, वो अब संस्कृतियों के साथ साथ व्यंजनों के आधार पे भी उन्होंने विकास करने की कोशिश करी। अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत में एक पुस्तक है मुगल के काल की, उस पुस्तक का नाम है अकबरनामा।
हाँ जी, अकबरनामा। अकबरनामा जो कि पुस्तक है वो आईने अकबरी आपने सुना होगा। आईने अकबरी एक अकबर की पुस्तक है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसी पुस्तक में भारत में पहली बार खाने पकाने की विधि को बताया गया है। जी हाँ, आईने अकबरी में पहली बार भारत में व्यंजन से जुड़ी साहित्यों को लिखा, व्यंजन से जुड़े कुछ साहित्यों को बताया गया है। इससे पहले भारत में व्यंजन से जुड़ा कोई भी साहित्य देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं, अगर हम मुगल कालीन भोजन की बात करते हैं तो मुगल कालीन भोजन में अलग अलग प्रकार के भोजन को देखने को हमें मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये बात बताई गई है कि भारत में जो पहले भोजन होता था ना, वो भोजन जाति के आधार पे होता था, वो भोजन धर्म के आधार पे होता था, वो भोजन कास्ट के आधार पे होता था। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने समय में भारत में जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण का भोजन कुछ अलग होता था, क्षत्रियों का कुछ अलग होता था, वैश्य का अलग होता था और शूद्रों का अलग होता था। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारत में जो भोजन होता था ना, वो पुराने समय में लिंग को, जाति को, वर्ग को, इन्हीं की पहचान ही इनके भोजन से होती थी। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति पुराने टाइम में कोई भोजन भी अगर अब बनाता है तो ये पता चल जाता है कि भाई वो उस जाति का है, इसलिए वो उस प्रकार का भोजन खा रहा है, या कोई चावल खा रहा है या कोई दूसरी चीज़ खा रहा है। हमने अपने इतिहास में भी यह देखा है कि जो अमीर व्यक्ति होते थे, अभिजात होते थे, या जो शाही दरबार वाले होते थे, उनके भोजन कुछ अलग प्रकार के होते थे, काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक होती थी। परंतु जो भी किसान होता था वो सिर्फ प्याज से या किसी भी चीज़ से सूखी रोटी भी खा लेता है। तो इस प्रकार से पुराने समय में भोजन के रूप में हम किसी भी व्यक्ति की जाति का, उसके लिंग का, उसके वर्ग की पहचान की जा सकती थी। अब हम बात करते हैं, भारत में पहली बार व्यंजन का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया। आईने अकबरी जो कि अकबर की एक पुस्तक है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसी में रेसिपी के बारे में बताया गया है। जो मुगल काल में जो मटन तथा चिकन को बनाया जाता था, उस प्रकार उसका कुछ उल्लेख किया गया आईने अकबरी में। अब हम बात करते हैं कि जब से पेंटिंग प्रेस की छपाई होनी शुरू हुई, पेंटिंग प्रेस की छपाई होने से अब क्या हुआ, रेसिपी की किताबों भी समाज में उपलब्ध होनी शुरू होगी। ये वही रेसिपी की बुक्स हैं जो आपके घरों में भी उपलब्ध हैं। आपके जो सीनियर हैं, आपकी माता जी, उनकी जो माता जी हैं, या हमारे घरों में भी आज भी कहीं ना कहीं किसी कोने में ऐसी 1-2 रेसिपी की किताबें मिल जाएगी। जब से पेंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तो लोगों ने क्या करा, अपनी रेसिपी को पेंटिंग प्रेस के माध्यम से छापकर उस अपने संस्कृति की जो उनकी खाद्य संस्कृति है उसको फैलाने की कोशिश करी। सबसे पहले ये जो पेंटिंग प्रेस के माध्यम से जो खाद्य संस्कृति को फैलाया गया है, ये यूरोपियन कल्चरों ने शुरू करा है। भारतीय जो खाद्य संस्कृति है वो सबसे बाद में फैलनी शुरू हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में जो चाइनीज़ फूड है, भारत में जो जैसे KFC है या फिर मैकडोनल्ड है या फिर जो यूरोपियन फूड है, वो पहले देखने को मिला। बल्कि अमेरिका में अब भारतीय फूड अब देखने को मिल रहा है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब यूरोप में पेंटिंग प्रेस की स्थापना की गई तो पेंटिंग प्रेस के माध्यम से रेसिपी की किताबें भी बनानी शुरू कर दी कि किस प्रकार से अच्छा खाना बनाया जाए। और ये जो अब रेसिपी की जो बुक्स है, जो पहले यूरोप में बननी शुरू हुई और वहाँ पे काफ़ी फेमस हुई, धीरे धीरे ये फिर इंडिया में भी आई। और औपनिवेशिक काल मतलब आज़ादी से पहले का जो समय था, भारत में आज़ादी से पहले के जो समय की जो
जो हर एक राज्य का जो फूड होता है वो इतना फेमस नहीं होता था। अर्थात एक राज्य का फूड एक क्षेत्र तक ही फेमस था। दूसरे अगर राज्य में कोई भी उस टाइम इंसान जाता तो उसके दूसरे राज्य के फूड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। आज हमें सबको पता है कि अगर हम पंजाब में अगर जाते हैं तो वहाँ आलू के पराठे होते हैं। साउथ इंडिया में अगर हम जाते हैं तो इडली सांभर होता है। और कहीं और अगर हम जैसे गुजरात में जाते हैं तो इडली और मीन्स वहाँ पर ढोकला होता है। तो आज हमें यह चीज़ें पता है। आज़ादी से पहले सिर्फ एक फूड एक राज्य तक ही सीमित था। दूसरे राज्यों के लोगों को उनके फूडों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। तो क्या हुआ, जब से प्रिंटिंग प्रेस आनी शुरू हुई तो भाई अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए इन पेंटिंग प्रेस के माध्यम से अपने फूडों के जो उनकी विशेषता है, जो उनका स्वाद है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। शुरू में ये जो पेंटिंग प्रेस के थ्रू जो रेसिपी की जो किताबें होती थी वो अनेक भाषा में छापी, ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में छापी। इसलिए भारत में जो रेसिपी की बुक्स होती थी उनमें अंग्रेजी भाषा में जिन्होंने छापी वो उनमें से दो मुख्य थी। एक का नाम था कला प्रेम लानी, दूसरे का नाम मीनाक्षी। ये दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में रेसिपी की किताबों में अपनी रेसिपी को छापा और उनकी रेसिपी भारत के भिन्न भिन्न कोने तक पहुंचती। इसी के साथ साथ है यार, ये जो चैप्टर है ना, मतलब एक प्रकार से इजी है, पर ये अगर हम इसको किताबी भाषा में उतारने की कोशिश करते तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई किस प्रकार से एक राज्य की रेसिपी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंची। ये तभी पहुंच पाएगी जब एक राज्य के जो स्त्रियां हैं, जो वहाँ की कन्याएं हैं, औरतें हैं, अपनी रेसिपी को मौखिक रूप से या अमौखिक रूप से, मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक प्रोवाइड करवाते हैं। औपनिवेशिक काल में रेसिपी की जो किताबें थी वो अधिकांश अंग्रेजी भाषा में थी। हम ये जान चुके हैं। अंग्रेजी भाषा में वो इसलिए थी क्योंकि भारत में अंग्रेजी का ज्ञान केवल कुछ ही वर्ग और कुछ ही लोगों तक था। वो लोग जो होते थे वो साक्षर कहा जाता था उन्हें, और वो उच्च जातीय के होते थे। इसलिए कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल में भारत में जो रेसिपी है, जो कि भोजन है, यूरोपियन भोजन है, वो भारत के केवल उच्च जातीय लोगों तक ही सीमित था। भारत के निचली जातीय लोगों तक वो भोजन नसीब नहीं होता था। वह जो भोजन था वो केवल शहरों तक ही सीमित था। क्यों? क्योंकि उस भोजन की जो रेसिपी होती थी वो इंग्लिश की बुक्स में छपी हुई होती थी, और भारत में केवल उच्च घराने की जो स्त्रियां थीं उन्हीं को ही इंग्लिश आती थी, और उन्हीं बुकों के माध्यम से वो उन रेसिपी को बनाने की कोशिश भी करती थी। इसके बाद है राष्ट्रीय व्यंजन। अगर हम राष्ट्रीय व्यंजन की बात करते हैं तो भारत का कोई भी राष्ट्रीय व्यंजन नहीं है। जी हाँ, अगर राष्ट्रीय व्यंजन तभी हुआ है जब भारत में के विभिन्न राज्यों की जो फेमस जो व्यंजन हैं, उन व्यंजनों में जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, उनको जब हमने वैश्वीकरण के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जब उनको फैलाने की कोशिश करी, तभी वो राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में आया है। अगर हम अपने भारतीय राष्ट्रीय व्यंजन की बात अगर करते हैं तो औपनिवेशिक काल में भारत का कोई भी राष्ट्रीय व्यंजन बिल्कुल भी नहीं था। अब शायद हो सकता है। क्योंकि वो क्यों नहीं था राष्ट्रीय व्यंजन? क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग
का भोजन होता था। जैसे बिहार के लोगों का भोजन कुछ और होता था, पंजाब के लोगों का भोजन कुछ और होता था, जम्मू कश्मीर के लोगों का भोजन कुछ और, ऐसे हर एक राज्य के रीति रिवाजों के अनुसार उनके भोजन अलग होते थे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ है नैतिक और चिकित्सा संबंधी कुछ कुछ भारत के राष्ट्रीय व्यंजन इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोग शाकाहारी हैं तो कुछ लोग है मांसाहारी। तो इसीलिए कुछ लोगों का यह मानना होता है कि भाई हम सिर्फ अपने जातीय फूड ही खाएंगे, अपने सांस्कृतिक फूड ही खाएंगे। अगर हम दूसरों के फूडों को खाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने दूसरों को फूडों को कभी नहीं अपनाया और वो फूड कभी भी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंच पाया। ये पहले की बात है, आज़ादी से पहले की। अगर हम आज़ादी से बाद की बात करते हैं तो अब भारत में कुछ ऐसे फूड है जो राष्ट्रीयकरण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी के साथ साथ है भारत में रेसिपी की जब किताबों का प्रचलन शुरू हुआ तो इन रेसिपी की किताबें में लोकप्रिय संस्कृति के भोजन को भी अब ऐड करना शुरू कर दिया। लोकप्रिय संस्कृति का अर्थ हो गया कि भाई जैसे पंजाब में जैसे दही की लस्सी होगी, आलू का पराठा हो गया, और अगर हम हैदराबाद में जाते हैं तो वहाँ पे हैदराबाद का चिकन या हैदराबाद बिरयानी होगी। अगर हम और किसी क्षेत्र पे जाते हैं साउथ इंडिया में तो साउथ इंडिया का हो गया, मतलब जो सांभर है, डोसा है, इस प्रकार के। तो अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, जो भी रेसिपी की किताबें छपनी शुरू हुई उन किताबों में लोकप्रिय मतलब हर एक स्टेट की जो अच्छी अच्छी डिशेज होती हैं उनको उनकी प्रिंटिंग शुरू कर दी छापना। इससे क्या हो गया, इससे कि अब हर एक घर में हर एक रसोई की किताबें अलग अलग होनी शुरू होगी। भाई जैसे पूर्वी जो भारत वाले हैं वो पश्चिमी भारत वालों की जो रेसिपी है उन्हीं किताब के माध्यम से अपनी रसोई में उस रेसिपी को पकाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने सुना होगा कि भाई आपके किसी फ्रेंड की जो मम्मी हैं वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन वो खाना क्या उन्होंने खुद से बनाना सिखाया है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपनी माताजी से या अपने किसी सगे संबंधी के मुख से सुना होगा कि भाई पहले खाने को इस प्रकार से बनाया जाए, उसमें ये सब चीज़ों को अगर मिलाते हैं तो खाना और अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। अर्थात पहले के समय में क्या होता था, जिसको अच्छा खाना बनाना आता है वो अपने आसपास के लोगों को वो खाने की टिप्स प्रदान करता था कि भाई ये पहले ये करो या फिर ये करो, या आप जब भी किसी के घर पे खाने पे आप जाते हो तो आप भी यह बोलते हो कि भाई आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट था, आपने इसमें कुछ नया मिलाया है क्या? तो फिर सामने से उत्तर आता है कि हाँ भाई मैंने पहले ये मतलब मैंने ये कुछ इसमें ये चीज़ ऐड करी है। तो आप पूछते हो कि ये किस प्रकार से बनाया है, तो वो अपना आंसर करते हैं। अर्थात मौखिक रूप से जब एक दूसरे तक वाद अनुवाद होता है, मौखिक रूप से आदान प्रदान होता है खाने की रेसिपी का, तो फिर वह व्यक्ति अपने घर पे जाके वो खाने को बनाने की कोशिश करता है और वो खाना अच्छा बन जाता है। तो मौखिक रूप से पहले के समय में ये मौखिक रूप से होता था, परंतु बाद के समय में ये पेंटिंग प्रेस के माध्यम से रेसिपी की किताबों के माध्यम तक सीमित हो गया। इसीलिए कई ऐसी महिलाओं ने जो कि कामकाजी महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन्होंने अपने खाने की रेसिपी को किताब के माध्यम से भारत के भिन्न भिन्न कोने तक पहुंचाया। इसी किताब का फ़ायदा हुआ क्या? रेसिपी की किताबों का फ़ायदा भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब ये उन पाठकों तक पहुंच गई जहां तक वो स्त्री अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकती थी। इसी के साथ साथ जो मूल स्थान पर थे, भाई पहले मान लो कुछ ऐसे इंसान हैं जो अपने अपने गांव तथा अपने राज्य से बाहर नहीं आए, परंतु अब उनके राज्य में वो पुस्तक उन्हीं की भाषा में उपलब्ध कराई जा रही है। तो अब
उस गांव उस शहर की स्त्रियां भी दूसरे शहर या दूसरे किसी भी शहर की जो रेसिपी है अपने घर में उन पुस्तकों को पढ़ पढ़ के भोजन तैयार करने की कोशिश करते हैं और उन भोजन का आनंद उठाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर में भी कुछ इसी प्रकार की पुस्तक है। आज के टाइम में तो यूट्यूब है, जब भी आपको कोई सब्जी या कोई भी नया पकवान बनाना हो, आप सभी ने लॉकडाउन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का आविष्कार किया होगा खाने के ऊपर। किसी ने इडली सांभर बनाया, किसी ने छोले भटूरे बनाया, किसी ने अब बिरयानी बनाने की कोशिश की होगी। आप सभी ने कैसे करा? यूट्यूब के थ्रू। तो आज के टाइम में यूट्यूब है, इससे पहले यूट्यूब नहीं था। इससे पहले जो रेसिपी की पुस्तकें होती थी, जो कि किताबें होती थी या जो भी मैगजीन होती थी, उनके थ्रू पढ़ पढ़ के बनाने की कोशिश की जाती थी। इन्हीं रेसिपी पुस्तकों में उच्च वर्ग को शामिल किया गया था, उच्च वर्ग की रेसिपी को शामिल किया गया था, मध्य वर्ग की रेसिपी को भी शामिल किया गया था। और ये जो रेसिपी थी मोस्टली शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी। इनमें क्या था, महिलाओं को इन रेसिपी के थ्रू महिलाओं को कई प्रकार के नुस्खे, तरीके, खाने को किस प्रकार से तैयार किया जाए, तैयार करने के बाद खाने को किस प्रकार से पेश करना है, इन सभी चीज़ों की बारीकी से पुस्तक में जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। साथ ही साथ रेसिपी की जब पुस्तकें मार्केट में आना शुरू हुए तो इससे समय की भी काफ़ी बचत हो गई। ये चैप्टर ही ऐसा है, क्या किया जा सकता है, पर ये बहुत बड़ा चैप्टर है और पूरी यूनिट है ये। इसी के साथ साथ अब अंतर्राज्यीय जो रेसिपी थी, अंतर्राज्यीय जो खाद्य व्यंजन था, वो एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंचा, दूसरे से तीसरे तक। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि जिसके साथ राष्ट्रीय व्यंजन बनने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आज के टाइम अगर दिल्ली की बात करते हैं तो जो अभी मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन है उसमें दिल्ली के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं। अब यहाँ पे अगर यूपी और बिहार के लोग भी हैं तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास पे यूपी तथा बिहार के व्यंजन भी अब मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पे पंजाब के व्यंजन भी मार्केट में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि जब से एक राज्य से दूसरे राज्य पे लोग बाग आने जाने शुरू हुए, रहने शुरू हुए, अपना प्रवास करने की कोशिश उन्होंने वहाँ पे करी, तो वहाँ पे उन्होंने अपने सांस्कृतिक व्यंजन को नहीं छोड़ा। अर्थात इसीलिए अब यही सांस्कृतिक व्यंजन धीरे धीरे राष्ट्रीय व्यंजनों की ओर अग्रसित हो रहे हैं। अब इन्हीं सांस्कृतिक व्यंजनों ने राष्ट्रीय व्यंजनों का नाम हासिल कर लिया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षित महिलाएं, कामकाजी जो महिलाएं हैं, उन्होंने व्यंजनों के माध्यम से, नुस्खों के माध्यम से सार्वजनिक खाने की एक लिस्ट बनाई और जो सार्वजनिक खाने की जो लिस्ट है वो पुस्तकों के माध्यम से स्थानों पर बंटवा दी। और इतनी तेजी से ये वायरल होनी शुरू हुई ताकि एक राज्य का फूड दूसरे राज्यों में जब भी पहुंचता है तो दूसरे राज्यों में उसी राज्यों से संबंधित लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं और उन्होंने वो खाने को और ज़्यादा आगे की ओर मतलब बढ़ाना शुरू कर। इसी के साथ साथ है अंतरजातीय भोजन की परंपरा को अब जोड़ा जा सका। हम यहाँ पे कह सकते हैं जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाके रहना शुरू कर देंगे तो ये अंतरराज्य हो गया। मतलब जैसे दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, मद्रास से हैं। तो क्या दिल्ली के अंदर बिहार का खाना उपलब्ध नहीं होता क्या? क्या महाराष्ट्र का खाना उपलब्ध नहीं होता क्या? क्या पंजाब का खाना उपलब्ध नहीं होता? दिल्ली में आपको सब राज्यों का खाना मिलता है। आप अपने घर से निकलोगे तो 100 मीटर 500 मीटर पे
यूपी का खाना, बिहार का खाना, हर प्रकार के पकवान आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि वहाँ के लोग आपके क्षेत्र में आके रहना शुरू कर दिया है, इसीलिए नई प्रौद्योगिकी को भी अपनाना शुरू कर दिया कि भाई पहले एक जाति के जो लोग थे वो एक ही प्रकार का भोजन करते थे, परंतु अब जब नई नई प्रौद्योगिकी आई, नई नई तकनीक आई, तो अब नई नई तकनीक आने से अब क्या हुआ कि भाई आप इजीली अपने खाने को पैक करवा के अपने घर पे लेके जा सकते हो, है ना। या मतलब यूरोप में तो ये प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसके साथ साथ कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यंजन है, केवल उन्हीं को ही मतलब उन्हीं का ही विकास हुआ जो कि पुस्तकों के थ्रू रेसिपी के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच गए। परंतु आज भी देखा गया है कि पारसी, मरपीला जातियों के समूह के व्यंजन को कम अपनाया गया है। आज हम देखते हैं जगह जगह पे साउथ इंडियन फूड है, ईस्टर्न फूड है, चाइनीज़ फूड है। क्या आपने पारसी जाति के फूड के बारे में कहीं पे सुना है? ये इनको कम अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, इनके बारे में वायरल नहीं किया गया। इसी के साथ साथ है इनको कम अपनाने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो रेसिपी थी वो मोस्टली अंग्रेजी भाषा में लिखी अब जाती थी, और ये पारसी और मपीला ये जो जातीय समूह हैं, इनकी हैंडराइटिंग तो चलो कोई बात नहीं, ये जो जातीय समूह हैं ये इस प्रकार के हैं जो कि समाज में कमज़ोर वर्ग हैं, अर्थात उनको इंग्लिश नहीं आती। तो इसीलिए जो पढ़े लिखे समूह थे उनकी रेसिपी, उनके व्यंजन को अंग्रेजी भाषा में मतलब के उनकी पुस्तकों को रेसिपी में कन्वर्ट करके मतलब समाज में वितरित कर दिया जाता था। इसके साथ साथ भौगोलिक बदलाव भी हैं। भौगोलिक बदलाव में हम कह सकते हैं कि जो चीज़ जिस राज्य में पाई जाती है उसी राज्य में वो चीज़ काफ़ी अच्छी तरह उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि पंजाबी जो खाना होता है वो पंजाब के में अगर जाके आप खाते हो तो वो स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर आप हरियाणा में वो खाने की कोशिश करते हो या साउथ इंडिया में आप पंजाबी खाने की कोशिश करते हो तो हो सकता है स्वाद आपका अलग हो। खाना तो वही होएगा पर स्वाद अलग होगा। इसीलिए भौगोलिक बदलाव का भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक पुस्तक है शांता रंगा राव ने एक पुस्तक को लिखा है जिसमें उस पुस्तक का नाम है गुड फूड फ्रॉम इंडिया, मतलब अच्छा खाना भारत से। अब इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें केवल जो व्यंजन को बताया गया है वो भारत में साउथ इंडिया के व्यंजन साउथ इंडिया में एक छोटे समुदाय तक ही सीमित है। इस पुस्तक में जिस व्यंजन की भी चर्चा की गई है वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो भारत में साउथ इंडिया में एक छोटे समुदाय की जो व्यंजन है केवल उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो उन्होंने ये बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो पुस्तक है गुड फूड फ्रॉम इंडिया, तो वो सिर्फ इंडिया के छोटे से राज्य के एक फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, परंतु यहाँ बात की गई है फ्रॉम इंडिया अर्थात पूरे भारत से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो आज के समय में जैसे ऐड के थ्रू, पुस्तक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भोजन को परोसा जा रहा है। अब हम बात करते हैं भोजन और खाने, एशियाई भोजन की। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। एक बार में नहीं 2 से 3 बार में इस वीडियो को वॉच करिए आप, पर यह है कि आपको पूरा चैप्टर, पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी इसमें क्या बोला हुआ है। ये वैसे 24-25 पेजों के आसपास होगा। अगर हम किसी दूसरे हेल्प बुक से अगर हम करने की कोशिश करते हैं 40 से 50 पेजों की है वहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं लोकप्रिय व्यंजन कौन से हैं भारत में। अगर हम लोकप्रिय व्यंजन की बात करते हैं तो वो अगर हम
इंडिया में लोकप्रिय व्यंजन की बात करते हैं तो साउथ एशियाई मूल के कुछ लोकप्रिय व्यंजन हैं। इसके साथ साथ मैकडोनल्ड और केएफसी के बारे में आपने सुना हुआ है, ये काफ़ी लोकप्रिय व्यंजन है। इसके साथ साथ इन लोकप्रिय व्यंजन का मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश का विश्व के दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। कभी भी कोई भी चीज़ अगर वो लोकप्रिय हो रही है तो उसके पीछे कारण होगा वैश्वीकरण का। उसके पीछे सिर्फ वैश्वीकरण ही है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी वो फैल रही है। इसीलिए भारत में दो ही चीज़ अब वैश्वीकरण के रूप में फैल रही है। एक तो योग, भारत का जो योग है वो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैल रहा है, और दूसरा भारत का अब जो भोजन है, जैसे कि यूरोपियन भोजन जैसे मैकडोनल्ड और केएफसी के थ्रू भारत में फैला, अब भारत का भोजन विश्व में फैलने की अब कगार पे है। भारत का योग और भारत का भोजन, वो क्यों? वैश्वीकरण के माध्यम से। अगर हम भारत के भोजन की बात करते हैं तो भारत के भोजन में क्या है, एक प्रकार का भोजन है उडुपी। आपने सुना होगा, ये तो मैंने भी अभी ही सुना है। उडुपी एक प्रकार का रेस्टोरेंट है, एक प्रकार का होटल है। अगर आप यूरोपियन कंट्रियों में आप जाते हो तो भारतीय मूल के उडुपी एक प्रकार के रेस्टोरेंट होटल को वहाँ पे आपने देखने को आपको मिलेगी। उडुपी एक प्रकार के साउथ इंडियन एक फूड के रूप में ये बताने की कोशिश की गई है। एक्चुअली क्या है, उडुपी एक प्रकार का होटल है, रेस्टोरेंट है और खाद्य श्रृंखला है। आज इसकी बहुत सारी ब्रांचेज अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, चीन में और जापान में देखने को मिलती है, क्योंकि उडुपी दक्षिण एशिया के बाहर भी लोकप्रिय है। ये भारत में साउथ इंडिया में तो है, साथ के साथ अमेरिका में भी लोकप्रिय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम बात करते हैं उडुपी है क्या। भाई उडुपी जो कि कर्नाटक पारंपरिक व्यंजन से उत्पन्न हुआ है। कर्नाटक में जो पारंपरिक व्यंजन जिस प्रकार से बनाया जाता है उसी प्रकार से एक व्यंजन को बनाने की कोशिश की गई है। कर्नाटकों के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे देखने को मिला है कि उन मंदिर का खाना एक प्रकार से स्वादिष्ट होता है। अब मतलब वो मंदिर का खाना घर पे बने हुए खाने से बिल्कुल अलग होता है, और उस मंदिर का खाना एक पारंपरिक व्यंजन के रूप में जाना जाता है। इसीलिए एक व्यक्ति है के कृष्णा, 1927 में के कृष्णा ने शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट को खोला साउथ इंडिया में, और वो रेस्टोरेंट में उन्होंने जिस प्रकार से मंदिरों का खाने को तैयार किया जाता है, मतलब साउथ इंडिया में जो मंदिर हैं उनमें जो भोजन को तैयार किया जाता है उसी प्रकार से उन्होंने अपने इस रेस्टोरेंट में भी भोजन को तैयार करने की कोशिश करी, और वो इतनी अच्छी तरह कामयाब हुए कि आगे चल के ये जो शुद्ध शाकाहारी खाना है आगे चल के ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैलना शुरू हुआ। इसी प्रकार से के कृष्णा ने 1927 में जो शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट को खोला था उसमें उडुपी होटल भी था। उडुपी श्री कृष्ण विलास होटल के साथ साथ रेस्टोरेंट भी उन्होंने खोला। वो इसीलिए क्योंकि इन होटल की विशेषता थी क्या, इस उडुपी होटल की विशेषता कि यहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों में पकाया जाने वाला जो भोजन होता है उसी भोजन को यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा इन्हीं उडुपी होटलों में पकाया जाता है, बनाया जाता है उसी विधि से, उसी प्रकार से। और यहाँ का जो मेन्यू होता है ना, मेन्यू में उन सभी चीज़ों को पेश किया जाता है जो कि एक मंदिर के खाने में प्रस्तुत की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ हिंदू खाने की आदतों का भी ख्याल रखा जाता है कि जिस प्रकार से एक जो हिंदू होता है वो मांस मछली नहीं खाता, जो एक प्योर हिंदू होगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पे इन होटल में, उडुपी होटल में मतलब बेसिकली जो साउथ इंडिया की परंपराएं थी उसी परंपरा को होटल में कन्वर्ट करके आगे भोजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। सन 1920 से 1970 तक के समय में साउथ इंडिया का भोजन
सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित ना होके दुनिया भर में भी अभी इसकी श्रृंखला, इसके चीज़ों को, इनके आउटलेटों को खोलने की कोशिश की गई। अब उडुपी जो होटल्स हैं, उडुपी जो अच्छा रेस्टोरेंट है, अब इंडिया में फेमस तो है ही, साथ के साथ अमेरिका मतलब कनाडा में भी फेमस है। आज के समय में जो इंसान है ना, वो भोजन में बढ़ते कीटनाशक को देखते हुए ऑर्गेनिक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि भाई फूड हो परंतु ऐसा हो जो कि साफ़ सुथरा हो, ऑर्गेनिक हो। इसीलिए जो उडुपी जो होटल हैं वो एक प्रकार से स्वादिष्ट और मतलब एक जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन अपने खाने में नेचुरल चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसीलिए भोजन के सामाजिक मापदंड तैयार किए जाते हैं। जैसे उडुपी होटल में जो भी चीज़ों को बनाया जाता है वो खाने बनाने की प्रक्रिया को बिल्कुल मीन्स बहुत साफ सुथरे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है और उसमें सभी जाति और सभी लिंग वाले व्यक्ति उस भोजन को खा सकते हैं क्योंकि वो प्योर शाकाहारी होता है। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है तो आप अपने धैर्य को बनाते चलिए। वीडियो को 2 से 3 पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपका ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। अगर हम उडुपी की बात करते हैं तो उडुपी जो मेन्यू है वो सरल भाषा से लिया गया है। उडुपी के अगर हम 2 भागों में उडुपी को अगर शुद्ध हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं तो उडुपी एक प्रकार से साउथ इंडिया के मंदिरों में जो भोजन को परोसा जाता है उसी को कहा जाता है। इन होटल तथा रेस्टोरेंट में हर दिन बहुत विविधता नहीं मिलती। जी हाँ, जैसे आज के टाइम में आप किसी भी होटल में जाते हो तो आज मतलब आपको 5-6 सब्जियां और 5-6 अलग अलग पकवान, परंतु उडुपी के जो रेस्टोरेंट थे उनमें एक ही प्रकार का भोजन दिया जाता है जो कि शाकाहारी होता है। परंतु ये भी समय के साथ साथ 20वीं शताब्दी तक आते आते उडुपी के जो रेस्टोरेंट हैं इन्होंने अपने मेन्यू में चेंज किया और वहाँ पे अब शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी अब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे चाइनीज़ भोजन भी प्रोवाइड किया जाता है, महाद्वीपीय भोजन और जैसे मलेशियाई भोजन हो गया, पाकिस्तानी भोजन हो गया, भारतीय भोजन हो गया। इन भोजन को भी अब उडुपी के होटलों के मेन्यू में अब परोसा जाता है। साथ ही साथ भोजन परोसने का आधार पैटर्न मंदिर उडुपी से ही लिया गया है। जैसे मंदिरों में एक साथ सभी को बिठा के केलों के पत्तों पे खाना खिलाया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे उडुपी होटल तथा रेस्टोरेंट में जो भोजन को परोसने के जो पैटर्न है वो वही साउथ इंडिया के मंदिरों के पैटर्न से लिया गया है। इसी के साथ साथ ब्राह्मण जाति के रसोइयों को रखा जाता है। उडुपी के होटलों में जो भी रसोइये होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, वो ब्राह्मण जाति से संबंधित होते हैं, अर्थात वही शाकाहारी भोजन को बनाते हैं। परंतु इसके साथ साथ केलों के पत्तों पर खाने को परोसा जाता है। समय के साथ साथ एल्युमिनियम के बर्तनों में भी अब इन खाने को परोसने की व्यवस्था देखने को मिली है। सामूहिक भोजन पारंपरिक शैली को अपनाया गया है इन्हीं रेस्टोरेंटों में भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। समय के साथ साथ इन होटलों ने भी अपने अंदर परिवर्तन भी किए। इन्होंने अपने शाकाहारी को सिर्फ सीमित ना करके समय के साथ साथ मांसाहारी पर भी आए और मांसाहारी से अब हुआ क्या कि अब ये केवल एक धर्म तक सीमित ना हो कि विश्व के अनेक धर्मों तक सीमित हो, मतलब विश्व के अनेक धर्मों तक फैल गया। भाई पहले सिर्फ इसे हिंदू लोग ही खाया करते थे जो कि शाकाहारी थे, परंतु अब इन उडुपी होटलों में वो लोग भी जा सकते हैं जो कि मांसाहारी हैं, या जो अमेरिकन हैं, जो कैनेडियन हैं, वो लोग भी अब इनमें अब जाते हैं। आज के समय में अटलांटा का टोक्यो में इनके रेस्टोरेंट हैं। होटलों में आज इनके होटल अन्य अमेरिकन होटल के, अन्य यूरोपियन होटल के मुकाबले में काफ़ी सस्ते और अच्छा
फूड प्रोवाइड करते हैं। आज इनकी शाखा अमेरिका में है और अन्य जगहों पे भी हैं। आज ये हाल हो चुका है कि वहाँ पे उडुपी होटल्स के जो खाने होते हैं वो पैकिंग के थ्रू घरों पे भिजवाए जाते हैं। रेडी टू फूड होता है, इनके स्नैक्स भी अवेलेबल ईजिली हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि किस प्रकार से भारतीय खाना आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना रहा है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कुछ अन्य व्यंजन की। एक व्यंजन है दम पुख्त। दम पुख्त ये एक प्रकार का मंगोलिया ये एक प्रकार की रेसिपी है। खाने पकाने की शैली के नाम पर इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, दम पुख्त। दम पुख्त एक प्रकार की खाने की रेसिपी है जो कि चावल और मांस को बंद बर्तन में पकाने के बाद बनाई जाती है। जी हाँ, अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो अगर हम हिंदी में इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं कि दम पुख्त किसे कहा जाता है, तो कुछ का मानना है कि आटे में चावल और चिकन को मिला के जो पकवान परोसा जाता है उसी को दम पुख्त कहते हैं। कुछ का मानना है चावल और मांस को पका के जो बनता है उसी को ही दम पुख्त कहा जाता है। तो दम पुख्त जो बेसिकली एक मुगल कालीन व्यंजन है जो कि आईने अकबरी में भी देखने को मिला है, क्योंकि मुगल काल में जो शासक थे वो बटर चिकन खाते थे, चिकन टिक्का भी खाते थे, परंतु उनके बनाने की विधि कुछ अलग थी। इसी प्रकार से भारत में एक शेफ है जिनका नाम है शेफ इम्तियाज कुरैशी। शेफ इम्तियाज कुरैशी जो थे आईटीसी होटल में कार्यरत थे। उन्होंने फिर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जब वो घूमे तो उन्होंने भारत में पाया कि किस प्रकार से नॉन वेज फूड को बनाया जाता है। इसीलिए इसके बाद उन्होंने यूएस और इंग्लैंड के होटलों में जो व्यंजन है उनका भी अध्ययन करा। उसके बाद उन्होंने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम अपनी पुरानी कला को फिर से जीवित करें, जो कि जैसे मुगल काल में जो बटर चिकन या फिर चिकन टिक्का बनाया जाता था उसी में कुछ अपडेटेड करके उसी को ही मतलब कुछ और अच्छा करके उसमें कुछ नया करके एक प्रकार के भोजन को तैयार किया गया। उसी भोजन का नाम रखा गया दम पुख्त। इसकी शुरुआत शेफ इम्तियाज कुरैशी के द्वारा की गई थी। हाँ जी, शेफ इम्तियाज कुरैशी के द्वारा। अब इन्होंने क्या करा, शेफ इम्तियाज कुरैशी ने एक अपना होटल और अपना एक रेस्टोरेंट खोला और इसमें इस व्यंजन को बनाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में और अमेरिका और इंग्लैंड के होटलों में का जब व्यंजनों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने भारत में एक दम पुख्त रेस्टोरेंट को खोला और उसमें भारत की पुरानी परंपरा में कुछ चेंजेस करके उस होटल को खोल दिया और वहाँ पे ये होटल को लखनऊ में खोला इन्होंने। साथ ही लखनऊ के पारंपरिक व्यंजन परोसना भी शुरू कर दिए जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहले के समय में खाए जाते थे, परंतु आज उनमें थोड़ा सा अपडेट करके उनको फिर से परोसने की कोशिश की। अब उनके इस भोजन को लखनऊ के साथ साथ आसपास के राज्यों वाले भी काफ़ी आनंद से खाते हैं। जो पुराने उनके भोजन थे, जैसे जो मुग़ल शाही रसोई से निकले थे, जैसे कि चिकन विकन है और बटर चिकन जो भी कुछ है, बटर चिकन, उनमें से एक दम पुख्त भी था। दम पुख्त, ये दम पुख्त जो था पहले मुग़ल कालीन भोजन था जो कि अब शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी ने इसको अपडेटेड करके एक
रेस्टोरेंट को खोला और जो कि रेस्टोरेंट लखनऊ में खोला। इसमें उन्होंने दमपुख्त नाम के व्यंजनों को परोसा। अब आपको पता चलेगा कि ये दमपुख्त है क्या, जिसे आज के टाइम पे हम बिरयानी के नाम से जानते हैं। अब बताओ, इतने आसान शब्द को इन्होंने कितना लास्ट में एक्सप्लेन करा है। इन्होंने क्या, मैंने भी ऐसे ही किया है कि दमपुख्त एक प्रकार की बिरयानी होती है, जो कि आपने देखा होगा हैदराबादी बिरयानी या फिर लखनऊ बिरयानी या कहीं और की। तो बिरयानी बनाने की अलग अलग तरीका तथा अलग अलग स्टाइल होता है, परंतु शेफ इम्तियाज़ कुरैशी ने जो बिरयानी बनाने की जो कोशिश करी वो मुग़ल कालीन कोशिश है उनकी। जैसे मुग़ल काल में जो सुल्तान जो खाया करते थे बिरयानी, उसी प्रकार से इन्होंने चावल में मांस को मिला के पका के एक बंद बर्तन में पकाने की कोशिश करी और उसका एक नया नाम उन्होंने प्रदान कर दिया। उसका नाम है दमपुख्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उपभोग की संस्कृति को। अब उपभोग की संस्कृति क्या है भाई? हमने खान पान की तो बात कर ली, लेकिन अब पीने की तो बात तो रह गई। पीने की बात में भाई, पहले के लोग क्या करते थे, नींबू पानी को पीते थे, मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, दही की लस्सी बना के पीते थे। परंतु जब से चाय और कॉफ़ी आई है, तब से नींबू पानी, मक्खन, दूध, दही तो भाई बाज़ारों से हटती ही चली गई। इसी के साथ साथ चाय, आज हम बात करते हैं चाय के ऊपर। ये चाय एक ऐसा विषय है जो कि भारत में एक गरीब व्यक्ति से लेके एक अमीर से अमीर व्यक्ति के मुंह पे है। एक सामान्य व्यक्ति से लेके एक राजनीतिक पार्टी तक के मुंह पे चाय शब्द भी अभी चढ़ा हुआ है। आप सभी समझ रहे हो चाय के ऊपर कितनी राजनीति होती है। तो भारत में चाय और कॉफ़ी ये भारत की पेय सामग्री नहीं है। ये 19वीं शताब्दी में भारत में आई है। जी हाँ, 19वीं शताब्दी के आसपास ये भारत में आई है। भारत में बेसिकली जो असम में चाय के जो बागान हैं, दार्जिलिंग में जो चाय के बागान हैं, कछार में जो चाय के बागान हैं, उनमें इस चाय का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले जो चाय का इस्तेमाल किया जाता था वो यूरोपियन लोगों के द्वारा किया जाता था। यूरोपियन लोगों के बाद भारतीयों ने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये वही भारतीय हैं जो कि अमीर वाले जो भारत में अमीर होते थे थोड़े, या फिर जो अभिजात वर्ग या जो ज़मींदार होते थे, उन्होंने भी यूरोपियन लोगों की देख करके भारत में चाय पीना शुरू कर दिया। चाय पेय के रूप में यूरोपियन लोगों ने भारत को पिलानी शुरू करी। अब ये क्या है, यूरोपियन लोगों ने जो चाय हैं, जब भी यूरोपियन लोग अपने यहाँ पे किसी भी यूरोपियन को पार्टी देता था तो वो चाय उनको ज़रूर पूछते थे। इसी के साथ साथ परिवार को, दोस्तों को, मेहमानों को पेश करते थे क्या, चाय। भाई आप हमारे यहाँ पे आओ, इसीलिए भाई बोला जाता है कभी आप हमारे घर पे आओ, चाय पीने आओ। तो ये चाय एक प्रकार से एक शाही निशानी होती थी जो अक्सर अमीर लोगों के द्वारा पार्टी के रूप में दूसरे लोगों को, मेहमानों को पिलाई जाती थी। तो भारत में यूरोपियन लोगों ने चाय पार्टी शुरू की थी और इसी पार्टी की नकल करते हुए भारतीय अमीर लोगों ने, भारतीय जमींदारों ने ही चाय पार्टी करनी शुरू कर दी। उस टाइम पे भारत में एक चाय की कंपनी आई थी, आपने सभी ने सुना होगा उसका नाम है लिप्टन चाय। जी हाँ, क्या है नाम, लिप्टन चाय। लिप्टन चाय फिर जब यूरोपियन कंपनियों के द्वारा भारत में आई तो भारत के कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने उनका विरोध करा। उनका मानना था कि ये चाय अच्छी नहीं है, ये चाय पी के आप यूरोपियन कंपनियों का, आप औपनिवेशिक कंपनियों का आप साथ प्रदान कर रहे हो। उदाहरण के लिए जैसे आज के समय में हम चाइना के फ़ोनों का या फिर चाइनीज़ वस्तु का उपयोग करके हम अपनी भारतीय आर्मी के साथ धोखा
कर रहे हैं। उसी प्रकार से उस टाइम पे कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने विरोध करा कि इस चाय को मत पियो, ये इस चाय को पीने से आप अपने मुल्क के साथ धोखा कर रहे हो। उनमें से एक व्यक्ति था प्रफुल्ल चंद्र राय, जो कि राष्ट्रवादी था। प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या करा भाई, उनका मानना था कि चाय स्वास्थ्य के लिए और नैतिकता के लिए ये काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये चाय की आदत ही आपको शराब तथा धूम्रपान की आदत से भी पुरानी हो सकती है। अगर आपको चाय की आदत लग जाती है तो एक बार शराब की आदत छूट जाएगी, धूम्रपान की छूट जाएगी, परंतु चाय की नहीं छूटेगी। इन्होंने इसकी चाय की तुलना शराब तथा धूम्रपान की चीज़ों से करी है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और इसको शराब का विकल्प भी बताया है। किन लोगों ने? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। उनका मानना था अगर हम इस चाय को पीते हैं, क्योंकि चाय भारतीय पेय नहीं है, ये यूरोपियन पेय है, अगर हम इनको पीते हैं तो हम एक प्रकार से भारत में औपनिवेशिक जो सरकारें हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, और जो इसका विरोध में थे उन्होंने भारतीयों को आज़ादी दिलाने में हेल्प करने की कोशिश करी अपने इस बयान के माध्यम से। आगे चल के ये जो लिप्टन जो चाय है, आगे चल के समय के साथ साथ आम भारतीयों के घरों में ये लिप्टन चाय आ गई। और इस कंपनी ने क्या करा, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दी कि आज भारत के हर एक घर में चाय मिलती है। इन्होंने क्या करा, रंग बिरंगे पोस्टरों के माध्यम से, ऐड के माध्यम से मतलब भारत के लोगों को चाय की ओर आकर्षित कर दिया। यहाँ तक कि चाय की कीमत इतनी कम कर दी गई कि भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक घर में, हर एक परिवार का लोग इन लिप्टन चाय को पीने पे अब उतारू हो गया, क्योंकि इन्होंने जो प्रमोशन कर दी उसकी, वो ये जो चीज़ होती है, जो मतलब जिसकी प्रमोशन होती है वही सेल होती है। इसी के साथ साथ भारत में एक चाय कंपनी और आई, बुक बॉन्ड कंपनी। इस चाय कंपनी ने कुछ नया करने की कोशिश करी। इसने वैक्यूम पैक 3 चाय का इस्तेमाल करा, जो कि वैक्यूम पैक होते हैं। जब आप किसी मॉल में आप जाते हो तो वहाँ पे मशीन की जो भी चाय होती है, या जो एक छोटे से पैकेट में एक गर्म पानी मिला के जो मतलब चाय बनती है, उस प्रकार की चाय। और इन्होंने अपनी चाय की कीमतों को काफ़ी न्यूनतम कर दिया ताकि ये भारत के हर घर तक पहुंची जा सके। तो अभी आपने देखा कि जो चाय है वो किस प्रकार से यूरोपियनों के द्वारा शुरू की गई और फिर वो भारतीयों के पास किस प्रकार से आई। परंतु जो चाय है ये पहले अमीर लोगों की पसंद बताई जाती थी, अर्थात यूरोपियन लोगों की पसंद। इसी के साथ साथ है चाय का उपयोग। अब भाई चाय का उपयोग हर एक जगह पे अलग अलग माना जाता है। भारत में अगर साउथ इंडिया की बात करें तो जो श्रमिक वर्ग है वो चाय पीना पसंद करता है। इसी प्रकार से अगर हम पूर्वी इंडिया की बात करते हैं, बंगाल की साइड में जो मिडिल क्लास फैमिली और जो रिच जो फैमिली होती है वो चाय पीनी पसंद करते हैं, अर्थात उनका मतलब ये चाय जो पीते हैं, मतलब जो अमीर और मध्यम क्लास के वर्ग होते हैं ईस्ट पे वो चाय पीते हैं, और साउथ इंडिया में जो पुअर या जो श्रमिक वर्ग होते हैं वो चाय पीते हैं। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में चाय की पत्तियों को एज अ स्नैक्स के रूप में पेश किया जाता है। जी हाँ, ऊँटनी के दूध में पानी और चीनी ऊँटनी के दूध में पानी, चीनी तथा चाय की पत्तियों को उबाला जाता है। फिर उस उबाली हुई पत्ती को एज अ स्नैक्स के रूप में ये अपने मेहमानों को परोसते हैं। तो हाँ, अभी हमने देखा कि जो चाय है, चाय का जो उपयोग हो रहा है कुछ अमीर लोग कर रहे हैं, कुछ गरीब लोग भी कर रहे हैं, कुछ मध्यम क्लास के वर्ग, अर्थात 20वीं शताब्दी तक आते आते, और आज तो अब तो 21वीं सेंचुरी है, 20वीं-21वीं शताब्दी तक आते आते अभिजातों वर्ग के घरों तक चाय की पहुंच हो गई। मतलब अमीरों के घरों के साथ साथ अब भारत में यहाँ पे एक शब्द और आ जाएगा कि मध्यम वर्ग तक घरों तक चाय की पहुंच हो गई। और आज
का मतलब 20वीं शताब्दी में अमीर व्यक्ति चाय समारोह किया करते थे। वो बिना समारोह में चाय अगर उनके समारोह में नहीं होती तो वो ये मानते थे कि हमारा समारोह पूरा ही नहीं होगा बिना चाय के। इसलिए जब भी वो कोई पार्टी करते थे तो उसमें चाय का आयोजन ज़रूर करवाते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई ये। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं हम कॉफ़ी की। बस ख़त्म होने वाला है, 5 से 6 मिनट और है कॉफ़ी की। अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो चाय के साथ साथ भारत में कॉफ़ी भी पी जाती है। कॉफ़ी क्लब, अभी तो चाय का ही है, अभी तो हम बात करते हैं कॉफ़ी क्लब। आपने देखा होगा कि भारत में अब जगह जगह 100-100 मीटर 500-500 मीटर पे चाय की शॉप्स होती है, कॉफ़ी की शॉप्स होती हैं। पहले ये सिर्फ एक छोटे क्षेत्र तक सीमित थी, पर अब इनके नाम के होटल हुए। अब होटलों में भी चाय परोसी जाती है। अब चाय इस प्रकार से परोसी जाती है कि चाय ही ऐसी है जो माँ का रूप ले लेती है। इन्हों चाय कंपनियों ने ऐसे ऐसे विज्ञापन मतलब समाज में दिए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और आप तो समझ सकते हैं कि भारत के जो विज्ञापन है इतने वाहियात विज्ञापन है, क्या ही बोल सकते हैं। इन चाय के विज्ञापनों में माँ का जो रूप है वो चाय के रूप में बताया हुआ है कि किस प्रकार से एक माँ अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए सुबह उठती है और वो चाय परोसती है, और उस चाय को पीने से सभी लोगों की जो मतलब दिनचर्या है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अर्थात यहाँ माँ को चाय के रूप में दर्शाया गया है विज्ञापनों के माध्यम से। इन्हीं विज्ञापनों में ने ये बताया हुआ है कि घर में जो देखभाल जो करता है वो चाय ही करती है। अगर आप अच्छी चाय पीते हो तो आप में एनर्जी अच्छी होती है और आपका पूरा दिन अच्छा होता है। अच्छी अगर आप चाय पीते हो और आपके चाय पीने से आपके जो परिवार में जो फाइट होती है वो भी फाइट नहीं होती, क्योंकि घर को एकजुट करने में चाय ही अहम भूमिका अदा करती है। अगर आपके घर में भी ऐसा है कि भाई कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है, परंतु जब चाय का प्रश्न होता है तो आप सभी बोलते हैं भाई हाँ मुझे तो चाय पीनी है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि विज्ञापनों के थ्रू किस प्रकार से चाय को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि आज भारत के हर एक घर में, हर एक नुक्कड़ पे, हर 100 मीटर पे चाय की आपको शॉप मिल जाएगी। इसी के साथ साथ भारत में जो कलाकार थे, जो 20वीं 21वीं शताब्दी में जो कलाकार थे, जैसे आनंद मुंशी जी हैं, सत्यजीत रे हैं, इन्होंने किताब पढ़ते पढ़ते चाय की चुस्कियां लेना शुरू कर दिया। संगीत सुनते सुनते चाय को पीना पसंद करा। और कुछ संगीतकारों ने, आज के टाइम में इतने विज्ञापन आते हैं कि चाय पीने से मतलब जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे और इंडिया के बॉर्डर पे कोई चाय बनती है तो पाकिस्तान के सिपाही भी आके जी हमें भी चाय आप पिलाइए। तो मतलब ऐड के थ्रू चाय को परोस दिया। अब बस खत्म होने वाला है, 3 मिनट है। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी क्या है? जिस प्रकार से भारत में चाय आए उसी प्रकार से भारत में कॉफ़ी भी लोकप्रिय हुई। कॉफ़ी को 18वीं शताब्दी के शुरुआत में माना जाता है कि यह भारत में लाई गई। इसके साथ साथ जो चाय थी उसके जो बागान थे वो ईस्ट इंडिया में थे। अगर हम कॉफ़ी के बागानों की बात करते हैं तो ये साउथ इंडिया में है। भारत में साउथ इंडिया में लगाई और खपत की जाती है। साउथ इंडिया के लोगों ने धीरे धीरे कॉफ़ी पीना शुरू करा, क्योंकि शुरुआत में ये जो कॉफ़ी थी ये इसका उपभोग केवल और केवल यूरोपियन लोगों तक ही सीमित था, जिस प्रकार से चाय का था। परंतु उस टाइम पे चाय और कॉफ़ी से पहले लोग चावल के पानी को पीना पसंद करते थे तथा नमक और चावल के पानी को पीना पसंद करते थे। परंतु जब से चाय और कॉफ़ी का जब आना शुरू हो गया तो इन्होंने कॉफ़ी शुरू कर दी, पीना चाय शुरू कर दी, और इन भारतीय पेयों को ये भूलते चले गए। इसी के साथ साथ है भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति भी हैं जिन्होंने कॉफ़ी का विरोध करा। उनका मानना था कि चाय और कॉफ़ी पीने से शिशु मृत्यु हो जाती है। चाय पीने से जो भी महिलाएं चाय पीती हैं वो अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठती हैं और वो ऊटपटांग हरकतें करना शुरू कर देती हैं। इसके साथ ही साथ वो
अनैतिक हो जाती है, पति पे गुस्सा करना शुरू कर देती है, समाज पे गुस्सा करना शुरू कर देती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जो उस समय राष्ट्र विरोधी जो राष्ट्रवादी जो इंसान थे उन्होंने चाय और कॉफ़ी के आंदोलन, चाय और कॉफ़ी के विरोध में बोला है। उनका मानना था चाय और कॉफ़ी पीने से आपको हार्ट की बीमारी आ जाएगी, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी आ जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने चाय और कॉफ़ी की तुलना शराब से भी की है। उनका मानना है कि चाय की लत शराब की लत के भी समान है। और इन राष्ट्रवादी विचारों में एक व्यक्ति है रामास्वामी अयंगार। इनका मानना था कि चाय पीने से स्वास्थ्य की हानि होती है और राष्ट्रवादियों को जब गुस्सा आता है जब भारतीय लोग ये चाय और कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम यूरोपियन कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और यही कंपनी हमारे ऊपर आज शासन कर रही है। उनका मानना है कि ये चाय पीने से महिलाओं की नैतिकता भी खराब हो जाती है। और समय के साथ साथ आज ये चाय और कॉफ़ी भारत के अनेक शहरों में, अनेक गांवों तक, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर एक रसोई तक पहुंच गई, हर एक मध्यम वर्गीय परिवार तक पहुंच गई। और आज चाय और कॉफ़ी को सुसांस्कृतिक पेय के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप जब भी किसी के घर पे जाते हो तो आप वहाँ पे पहले चाय पीना पसंद करते हो या कॉफ़ी पीना पसंद करते हो। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आज इस वीडियो को बनाने में भी हालत ख़राब होगी भाई। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।